चालू अगर किसी के टच में तो एक बार पूछ लो वो ऑन द वे है या ऑनलाइन क्लास में कि क्या है, क्योंकि मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। और जिक्र कर ही दिया तो पूछ ही लो। तो लास्ट क्लास काफ़ी कम लोगों ने अटेंड किया था, तो चलिए। सो जावा हमारा टॉपिक था वेयर टू जावास्क्रिप्ट हम लोग कहाँ कहाँ पर रीड राइट कर सकते हैं। तो जैसे कि जनरली हम लोग जो जीएस लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। एन एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में कि अरीना इज अ बेस्ट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट। सो ओल्ड जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स में यूज अ टाइप एट्रीब्यूट, लाइक पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग लिखते थे स्क्रिप्ट टैग में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। बट जब HTML5 इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो उसके बाद हमें फिर ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रही। जैसे पहले हम लोग लिखते थे ना CSS, तो CSS में पहले लिखा जाता था स्टाइल टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, बट वो प्रैक्टिस HTML5 आने के बाद डिसकंटिन्यू हो गई। So the type attribute is not required at present. JavaScript is the default scripting language in HTML. JS तो अगर हम लोग HTML5 से पहले की बात करते हैं तो पहले हम लोग विजुअल बेसिक्स वगैरह का यूज़ करते थे। तो जैसे इसका मैं एक एग्जांपल अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, ये हम काफ़ी पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, देखो टाइप काफ़ी सारे। सो क्लिक हियर फॉर HTML और हम यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप। तो इतने सारे स्क्रिप्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ब्राउज़र प्रोग्राम होता है वो जावास्क्रिप्ट के लिए होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लकी यू आज क्लास में लेट स्टार्ट की है, तो फ़ायदा हो गया। आओ ठीक है, पीयूष को भेजना, पानी दे देगा। शिवानी सर काइंडली। सो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इवेंट्स क्या होते हैं? सो अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। जैसे हम लोग क्लास वगैरह डिफाइन करते हैं ऊपर, और जब तक हम लोग उसको कहीं पर कॉल नहीं करते, स्पेशली जो डॉट के साथ डिफाइन होते हैं। एक तो होता है टैग सेलेक्टर, मैंने लिखा पी तो पी पर ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा, मुझे जाके बताने की जरूरत नहीं कौन सा वाला। पेज में जितने पी होंगे सबके ऊपर काम करेगा। बट अगर मैंने लिखा होगा डॉट पी, तो जब तक आप उसको क्लास पी लिख के कॉल नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं, ब्लॉक्स को। क्योंकि जैसे क्लास को आप लोग डिफाइन करते हो, यहाँ पर लोग नोटपैड फाइल इसकी ओपन करेंगे और इसको यहाँ रखते हैं इस तरह से, और लास्ट क्लास में आएंगे और इसको यहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ से हम लोग फॉन्ट अपना चेंज करेंगे। मैंने कहा मैं तो विद्वान हो गया, संस्कृत में कोडिंग करती हूँ। चलो हाँ जी, AI एक्चुअली जो लिखा गया वो संस्कृत से लिखा गया है। AI का जो बेस है वो संस्कृत है। हाँ बिल्कुल, जितनी भी आप ये देख रहे हो वैदिक मैथ वगैरह सब क्या है, सब वहीं से आएगा। संस्कृत जिसका अच्छा है उसके लिए क्या कहते हैं, फ्रेंच बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फ्रेंच पूरी पूरी संस्कृत से एक्सट्रैक्टेड है। तो संस्कृत जो है ना ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश, वैसे ही जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है, एक्सट्रैक्ट हुई है, तो वो संस्कृत से निकली है। अब जब हम लोग स्कूल टाइम में होते हैं तो संस्कृत हम लोग कहते हैं भाई जितना जल्दी पीछे छूटे खत्म हो,
ठीक है। हाँ तो अब वहीं पर पता है क्या ट्रेनर का फॉल्ट क्या है, या जो स्कूल टीचर होते हैं उनका फॉल्ट ये है कि वो भी हमें इस तरह से चीज़ों के लिए पुश कर देते हैं। बस ये निकाल लो, उसकी बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब हम पढ़ते थे तो मेरा संस्कृत टच बहुत अच्छा था, तो हमारे उसमें ना संस्कृत में हमेशा टॉप करता था। जब भी आती थी संस्कृत, बहुत ज़बरदस्त अच्छा स्कोर। और दूसरा जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर संस्कृत का महाविद्यालय है। ठीक है। तो जो बेसिकली काफ़ी मतलब जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं प्रॉपर संस्कृत के अंदर, बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं, तो वो कर सकते थे वहाँ से। और एक चीज़ और कि हिंदी में जो चीज़ आप बहुत लंबी लाइनों में कहते हो, संस्कृत में आप 2 लाइनों में ख़त्म कर सकते हो। तो आपको अगर जो शॉर्ट हैंड हम लोग कहते हैं वो वहीं से निकली। ठीक है, कि कितनी कम लफ्ज़ों में अपनी बात कहना चाहते हो। तो जैसे अभी नया एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है 2024, अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, अभी जस्ट अंडर डिस्कशन है। तो अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश इज़ मस्ट। आपको कोई भी एक एडिशनल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी होगा। संस्कृत अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है। क्या अच्छा इस बार के लिए बाकी कोई भी ले सकते हो फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में तो इंग्लिश तो आई गई है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का 80% तो आपका इंग्लिश यूज़ होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अपनी यहाँ की लैंग्वेज जितनी ज़्यादा देखो, पूरे वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस एक तरफ, हमारे इंडिया की एक तरफ, इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस कहीं नहीं है। ठीक है, हर थोड़े से रेडियस के बाद में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो सबसे जब कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनता है तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सिलेक्शन यही आता है, तमिल तेलुगु गुजराती कन्नड़ मलयालम सब आ जाती है भाई इसके अंदर। साउथ साउथ के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। और पहले के टाइम में क्या होता था ना, एक और चीज़ की जैसे मैं अगर मेरे दादाजी की बात करता हूँ तो वो एक्सपायर हुए जब 96 की एज हो गई थी। वो भी एक इंजरी हो गई थी उनको, तो रिकवर नहीं कर पाए थे बेसिकली। 96 की एज तक वो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, मतलब प्रॉपर 12 किलोमीटर आराम से वॉक करना उस एज में भी। ठीक है, क्योंकि पहले लोग के लोगों का खाना पीना बड़ा डिफरेंट होता था वो। हाँ, तो वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी। और फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब मुझे आज भी अच्छे से याद है कि 70 की एज में जब वो थे अपनी, तो तब भी मैंने उनको देखा है कि मतलब उनके लिए 1 क्विंटल वेट कुछ नहीं था। मतलब ऐसे उठाया ऐसे रख दिया कहीं, जहाँ पर हम उनके बच्चों को देखते वो नहीं उठा पाते थे। तो इतने मतलब स्ट्रेंथ थी। हाथ जैसे मेरा है तो मेरे से जस्ट डबल हाथ, मतलब जब मैं रखता था मुझे लगता है मेरा हाथ बच्चे का है उनके सामने, मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त साइज़। तो एक जगह पड़ती है यूपी में बिजनौर। बिजनौर के पास एक जगह पड़ती है, बिल्कुल प्योर गांव है, लखवाला करके एक जगह है। वहाँ के अगर आप आदमी देखोगे भाई, सब 7 फीट से ऊपर के लोग हैं सारे वहाँ पर, अलग ही है वहाँ का। और मतलब ऐसे तगड़े तगड़े बलशाली लोग, मतलब मेरे को मैंने उन्हें देखा क्योंकि मेरी नानी के जो भाई हैं वो बेसिकली वहाँ से हैं। तो उन्होंने क्या हुआ था, जैसे पहले के टाइम में ना शिकार करने जाते थे लोग, तो वो जंगलों में गए। अब होता है क्या है कि 6-6 महीने के लिए लोग ना घरों से निकल जाते थे जानवर चराने के लिए। खुद हमारे दादाजी भी बताते हैं सेम वही प्रोसेस। तो हुआ क्या, वो एक बार ऐसे ही जंगलों में जा रहे थे निकले, तो गर्मियों के टाइम में क्या था कि जो बांस के पेड़ होते हैं ना, जनरली शेर जो होता है उसके नीचे सोता है। ठीक है। तो शेर को किसने पत्थर मारा, जब काफ़ी सारे लोग जा रहे थे ना। हाँ करते भाई, खुराफाती तो सभी लोग होते हैं भाई, बड़े होके तो लोग समझदार हो जाते हैं, बचपना तो सभी के अंदर होता है। ठीक है। वो उसको मारा, भाई से वो नींद से उठा और सीधे आके उसने उनका हाथ मुंह के अंदर, तो बाइट कर लिया था उसने, तो वो काटना पड़ा। बट ये था कि उसके मुंह में हाथ था, उसके मुंह में गन डाल के उसको मार दिया। ठीक है, अकेले, बाकी सब भाग गए। तो पहले का तो जानवरों को बचाने के लिए शेरों से ना तो गन वगैरह रखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, भाई आप लेके जा रहे हो तो भाई हो सकता है ऐसा अटैक वगैरह भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी थी। तो अभी भी वो स्टिल अलाइव है, मतलब 100+ है अभी भी। एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी सीधे चलते हैं एकदम ज़बरदस्त। वो 7.5 से भी और है। इतने लंबे हैं। तो उनको देख के लगता है भाई कि
लंबे लोग कैसे, उनसे भी पहले के टाइम के कहते हैं ना कि बहुत लंबे होते थे हमारे के लोग ना। हाँ, तो ये तो अब हो रहा है कि लोग 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, मतलब कोई, अब तो जो लंबे होते हैं ना उनके तो बीमारियां होती है, उसकी वजह से वो लंबे हो जाते हैं। कोई ना कोई उनके अंदर डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो लोग लंबे हो जाते हैं। जो प्रॉपर लंबे लोग होते हैं ना, वो अपनी एज के बाद ना बैंड नहीं होते। जो लंबे लोग होते हैं ना आज की डेट में आप देखना वो बैंड हो जाते हैं। यानी कि आप जैसे अपने एज का 40 में पहुंचोगे आप बैंड होना स्टार्ट हो जाओगे, यानी कि समझ जाओ कि आपके अंदर बीमारी थी जिसके साथ लंबे हुए। ठीक है, जो प्रॉपर वाले लोग होंगे ना वो नहीं होते बैंड, ये डिफरेंस होता है। जैसे देखो ना, वर्ल्ड का सबसे लंबा जो बंदा है वो चाइना का है। सबसे लंबा मतलब वो किसी भी गाड़ी में ढंग से फिट नहीं हो पाता। तो वो एक डिसऑर्डर की वजह से लंबा होगा, लंबा ही होता चला गया भाई वो, मतलब इससे भी लंबा है वो, बहुत ही ज़्यादा लंबा, एक्सट्रीम। चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डिफाइन किया हुआ कोड। तो मैं जरा एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए फंक्शन। तो जनरली होता है क्या है कि हम लोग जैसे कोई क्लास वगैरह डिफाइन करते हैं तो उसमें भी लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, और वो क्लास तब तक एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है जब तक आप उसको कहीं पर बाइंड ना कर दो क्लास एट्रीब्यूट के अगेंस्ट। सिमिलरली फंक्शन इज ए सेट ऑफ कोड, पीस ऑफ कोड। आपको अगर कुछ फंक्शनैलिटी अगर लिखना है तो आप फंक्शन के ऊपर लिख सकते हो। तो फंक्शन कीवर्ड इज अ प्री डिफाइन, बट माई फंक्शन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये है यूजर डिफाइन। किसी भी फंक्शन को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे हमने बनाना ब्रैकेट का यूज करना होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, देन आप करली ब्रेसेस लगा के जो भी लिखना चाहेंगे वो अपना मैसेज यहाँ डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो माई फंक्शन है, अगर हम लोग इसका नीचे कुछ एग्जांपल देखें, हमने कहीं बटन पर अगर डिफाइन किया होगा, या मैंने इस फाइल में नहीं किया होगा, एक डिफरेंट फाइल में नहीं किया, मैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं तो आपको दिखाएंगे। So, for example, a function can be called when an event occur. Event क्या होता है, जैसे on click, on double click, on mouse over, on mouse out, on mouse down, on mouse up, इस तरह के different different types of event होते हैं। Like when the user clicks a button, तो आपका जो function होगा वो क्या होगा, trigger होगा। So जैसे JavaScript के लिए हम लोग ने यहाँ पर लिखा है कि head और body कहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। आप head और body दोनों जगह पर चला सकते हो JavaScript को। You can place any number of script in HTML document। जैसे स्टाइल टैग वन टाइम ही ओपन होता है, वन टाइम ही क्लोज होता है, उसके बाद में स्टाइल अगर आप लिखोगे तो एग्जीक्यूट दोनों में से कोई भी नहीं होगा। बट स्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं है, आप जितने मर्जी बार स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करा सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी टैग और हेड टैग। ठीक है, आप दोनों में से कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन। इन दिस एग्जांपल अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन हेड सेक्शन ऑफ एचटीएमएल पेज। द फंक्शन इज इवोक्ड कॉल्ड व्हेन अ बटन इज क्लिक। यानी कि जो ये वाला एग्जांपल था वो हम लोग यहाँ देखने वाले। तो जैसे हेड एग्जांपल, सो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा, अ पैराग्राफ, बट ये अपडेट कब होगा, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा। तो इस बट फंक्शन के ऊपर हमने एक बटन, इस बटन पे एक फंक्शन बाइंड किया हुआ है। जैसे क्लिक होगा यहाँ पर क्या लिखा है, पैराग्राफ चेंज। तो चलो कोड में चल के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग कहाँ पर मेंशन किया, हेड में, फंक्शन माई फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, ये हमारा आईडी है डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूजर को पैराग्राफ दिखाई देगा, लेकिन जैसे भी इस बटन को हिट करते हैं तो हमने क्या लगाया, एक इवेंट माई फंक्शन। जैसे यूजर इसको टैप करेगा ये मैसेज उसके अंदर लोड हो जाएगा इसके अंदर, और यही हो रहा है यहाँ पर। आप दोबारा से देखें, हमने क्लिक किया, हमारा पैराग्राफ अपडेट हो गया। तो ये हुआ फंक्शन बनाने पर, यानी कि आपका कोड तब तक इटरेट नहीं होगा जब तक उसको कोई यूज ना करे फंक्शन को, तब तक आपका फंक्शन एज इट इज रखा रहेगा। बैक करेंगे, अगर हम लोग बॉडी टैग में यूज करें, इन दिस एग्जांपल अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन बॉडी सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो PID डेमो। स्क्रिप्ट टैग हमने कहाँ डिफाइन किया, जस्ट बिफोर ऑफ बॉडी टैग। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ से इसको क्लिक करते हैं आपके डेटा इसके अंदर लोड हो रहा है। तो इसमें मैंने पैराग्राफ मेंशन नहीं किया था लिख के इस तरह से, जैसे हम लोगों ने पहले वाले में बाय डिफॉल्ट कुछ मैसेज डाल दिया था ना अपना, ऐसा हमने इसमें कुछ लिखा नहीं था। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो अपना काम करेंगी चीज़ें। तो हेड और बॉडी दोनों में से कहीं पर भी हम लोग चला सकते हैं। बट
Placing script at the bottom of the body elements improve the display speed because script interpretation slows down the display. यानी कि अगर मैं हेड में कोड डालता हूँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट क्या होगा आपके पेज का जो लोडिंग स्पीड होगा ना वो स्लो डाउन हो जाएगा. बट अगर आप बिफोर क्लोजिंग ऑफ योर बॉडी टैग डालते हो तो आपका डोम पहले फटाफट से लोड हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका जेएस का कोड फंक्शन करेगा उसमें. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा सिनेरियो, मान लो आपके कोड में कहीं पर कोई एरर हुआ. अगर आपके कोड में एरर होगा और आपका कोड हेड में लिखा हुआ है तो आपका बॉडी का मैटर भी कॉल नहीं होगा. बट अगर आपने बॉडी में बिल्कुल नीचे लिखा होगा अपने जावास्क्रिप्ट कोड को तो आपका एचटीएमएल कंटेंट कंप्लीटली लोड हो जाएगा, बस जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी काम नहीं करेगी. हेड में और बॉडी में होने से ये डिफरेंस आता है, एक तो स्पीड, दूसरा एरर. ठीक है, सो ये हुआ. अब हम लोग बात करें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की. जैसे आप लोग स्टाइल एक्सटर्नल लिखते हो, सिमिलरली वैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी एक्सटर्नल लिख सकते हैं. स्क्रिप्ट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल. एग्जाम्पल है हमारा एक्सटर्नल फाइल का myscript.js. एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आर practical partial when the same code is used in many different web pages. JavaScript files have the file extension .js. जैसे हमारा होता है .css, इसका .js रहेगा. To use an external script, put the name of the script file in the src source attribute of a script tag. तो script tag में आप यहाँ लिखेंगे src attribute और अपनी फाइल का नेम. बट स्टाइल में ऐसा नहीं होता है, हम लोग लिखते हैं लिंक href. वहाँ पर लोग स्टाइल src नहीं लिखते, वहाँ क्या चलता है लिंक href. वहाँ पर टैग ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है. यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट टैग में ही सोर्स कॉल होगा. अगर आपने स्क्रिप्ट टैग के बिटवीन कोड किया तो बन गया इंटरनल, और अगर आपने किसी फाइल को लाके एसआरसी पर माउंट कर दिया तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल का एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे. जैसे ये यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ. अगर हम लोग कोड में आते हैं तो हमारी फाइल आप देख सकते हैं myscript यहाँ पर कॉल है, और ये इसका फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है. ध्यान रखना, जैसे स्टाइल टैग, स्टाइल जब आप कोई एक्सटर्नल बनाते हो तो स्टाइल टैग का यूज़ नहीं होता है. सिमिलरली जब आप कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ नहीं होगा वहाँ पर उस फाइल में. ओनली फंक्शन यहाँ पर हमारा मेंशन है, और जब हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन जो इसके अंदर बना हुआ था वो यहाँ पर ट्रिगर होगा. देखो काम कर रहे हैं. तो ये हमारा एक्सटर्नल का एग्जांपल है. रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा हमारा इंटरनल में दिख रहा था, बट कोड एक्सटर्नली आपको वर्क कर रहा है. अब इसका फायदा क्या, मान लो कि आपको यही सेम चेंजेस मल्टीपल पेजेस में कराने तो एक ही फाइल आपकी सभी में काम कर जाएगी. ठीक है. दूसरा, एक्सटर्नल जेएस जो होती है वो हमारे ब्राउजर के कैशे में भी लोड हो जाती है. तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप चलाओगे तो वो सर्वर से नहीं लेगा, आपके ब्राउजर की हिस्ट्री से ही उसको चला देगा फाइल को. So you can place an external script reference in head or body as you like. The script will behave as if it was located exactly where the script tag is located. So external script cannot contain script tag. ध्यान रखना है इस चीज का. External JavaScript के एडवांटेज क्या है? Placing script in external files has some advantage. It separates HTML and code. It makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. And cache JavaScript file can speed up your page loads. ठीक है. तो आप देखते हो जब किसी वेबसाइट को आप पहली बार जब अपने कंप्यूटर चलाते हो लोडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम चलाते हो इंस्टेंट खुल जाती है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है. जैसे आप फ्लिपकार्ट एक बार चलाओ, पहली बार थोड़ा सा टाइम लोडिंग ज़्यादा दिखाएगा, नेक्स्ट टाइम चलाओगे इंस्टेंट लोड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि भी लोड होगा. ठीक है. इतना कोई होगा. तो ये क्या होता है हमारा कैशे, टेम्परेरी जिसको हम बोलते हैं. To add several script file into your page, use several script tag. यानी कि ये नहीं कि एक ही फाइल में सारी फाइलें आप कॉल कर लेंगे. एक स्क्रिप्ट टैग, दूसरा स्क्रिप्ट टैग, तीसरा स्क्रिप्ट टैग, जितनी स्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हो सब अलग अलग स्क्रिप्ट टैग में कॉल होंगे, एक में नहीं. External references. An external script can be referenced in 3 different ways: with a full URL, with a file path, and without any path. So example यहाँ पर mention है, like जैसे कि मेरी JavaScript किसी different वेबसाइट पर होस्ट है, तो मुझे फिर उस वेबसाइट का पूरा पाथ बताना होगा जहाँ से वो जेएस आप लेके आओगे. एक होता है कि भाई मेरी ही वेबसाइट के किसी फोल्डर में अपलोडेड है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई किस फोल्डर में है, जैसे इमेजेस लिखते हैं हम लोग. और एक होता है कि भाई मैंने किसी पाथ पर नहीं रखा, बस मैंने डायरेक्ट फाइल का नेम बताना है, जो कि हम लोगों ने ऊपर अभी यूज़ करा था यहाँ पर. ठीक है. तो ये कौन सा एग्जाम्पल बना, विदाउट एनी पाथ. कोई पाथ नहीं, सीधे फाइल का नेम बताया, काम. ठीक है. तो in this example use a file path, full URL and no path. तो ये बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में
कंप्लीट किया था पार्ट। और इन सब के एग्जांपल्स यहाँ बने रखे हैं, बॉडी में, एक्सटर्नल फाइल में, हेड में किस तरह से हमने लिखना है। प्लस बात कर रहे थे फिर हम लोग उसके बाद में जावास्क्रिप्ट आउटपुट की। सो जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज, राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल, writing into the HTML output using document.write, writing into an alert box using window.alert, and writing into the browser console using console.log। ये चार है जिसके बेसिस पर आप JS को जगह जगह पर दिखा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट कहाँ रखना है। तो इनर HTML सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट राइट फॉर टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, अलर्ट का यूज़ हम लोग करते हैं कोई एरर डालने के लिए स्क्रीन पर, console.log का यूज़ हम लोग करते हैं कोड को चेक करने के लिए कि भाई कोड हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो कई बार क्या होता है फ्रंट एंड पर एरर नहीं होगा तो आपको एरर बैक एंड में जाके दिखाई देगा, कहाँ पर, F12 और उसके बाद में कंसोल, यहाँ पर दिखेगा आपको एरर। ठीक है, एक और भी होता है फिफ्थ जिसको बोलते हैं कंसोल डॉट वॉर्न, यानी कि कोई वार्निंग अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वॉर्न के अंदर लिख के आप डाल सकते हो। बट एंड यूजर जो होता है आपका, जो वेबसाइट का विजिटर है, वो कभी भी कंसोल डॉट लॉग तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि उसको पता ही नहीं। अब आप वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर हो तो आपको पता होगा भी एरर अगर इस पेज में कोई होगा तो कहाँ होगा, बट एक विजिटर को थोड़ी ना पता है। तो वो इन तीन जगह पर ही इसको बेसिकली एक्सपीरियंस कर सकता है। बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, इसके अलावा हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। तो यूज़ में इनर एचटीएमएल और अलर्ट, ये दो चीज़ हम लोग रखते हैं। लेकिन अलर्ट भी हम लोग डालने से बचते हैं क्योंकि अलर्ट क्या होता है कि आपका जो भी कंटेंट लोड होने वाला है उसको ब्लॉक कर देता है। जब तक अलर्ट को कोई ओके नहीं कर देगा तब तक ये जाएगा नहीं। ये अलर्ट के साथ थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हम लोग अपना खुद का कस्टम अलर्ट बनाते हैं। तो वो कैसे बनता है, जब आप बूटस्ट्रैप पे पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसको लोग बोलते हैं मॉडल। So using inner HTML to access an HTML element, JavaScript can use the document.getElementById method. The ID attributes define the HTML element. The inner HTML property define the HTML content. तो इनर HTML इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं वो जाता है हमारा कंटेंट किया जाएगा, और ID से बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा एलिमेंट कौन सा है। सो यूजिंग इनर HTML आप यहाँ देखेंगे तो हमें आउटकम क्या रिसीव हो रहा है, 11। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ नंबर मेंशन किया था इसमें। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है, आप कोई नंबर भी पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस के थ्रू पता लगाया कि हमारा एलिमेंट कहाँ पर है, डेमो, और डेमो जहाँ पर उसको मिला उसने उसके अंदर डेटा इंजेक्ट किया 5+6। इस तरह से ये काम करेगा। नेक्स्ट, so changing the inner HTML property of an HTML element is a common way to display data in HTML। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो inner HTML ही यूज़ होता है। ठीक है, सभी का हम लोग यूज़ करेंगे वन बाय वन कि किससे क्या होता है, आप वो समझ जाओगे। बट ध्यान रखना कि inner HTML से बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा पेट से सर दर्द हो गया यार।
ये कोशिश तो रहेगी जितना आसान तरीके से आपको समझाएं, ठीक है, बट 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के क्लास ज़रूर से कर लेना अपनी, ठीक है, तो चीज़ें इजीली समझ पाओगे और कर भी पाओगे। अब लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करके, यहाँ लिखेंगे यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। फॉर टेस्टिंग पर्पसेस मैं इसलिए पहले ही लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसकी हैबिट ना बनाएं, ठीक है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज डॉक्यूमेंट, हम कोड टैग का यूज करेंगे और इनके लिए मैंने स्टाइलिंग सब यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, स्पेलिंग ये आएगा ऐसे। फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल बना लेंगे यहाँ पर h3 एग्जांपल, यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे ए टैग href सॉरी ए टैग क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल नाम से एक फाइल बना दिया है। इसमें हम लोग एक टारगेट पाउंड कर देते हैं लाइक अंडरस्कोर ब्लैंक, हम चाहते हैं कि न्यू फाइल में ये एग्जाम्पल ओपन हो। तो यहाँ ये रिफ्रेश, इसको क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, प्रीवियस वाली क्लास से या हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल रखा हुआ है नोटपैड, और इस फाइल को हम लोग इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस फाइल को सेव एज कर लेंगे यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, और अपनी इस नोटपैड फाइल के अंदर फाइल का नेम अपडेट कर देना, ठीक है। ठीक है, तो इस फाइल पर आते हैं और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे, हमने आगे लिखना है इंस्टेड ऑफ दिस लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5+6, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल एस। तो अपनी फाइल में आइए, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल ओपन होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है, रिफ्रेश, ठीक है। हमने एक्सटेंशन नहीं लगाया, तो ये होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, ठीक है।
तो आउटपुट आप देखोगे इसमें भी आपको सेम मिल रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम कब आती है कि जैसे मान लो कि मुझे इसे किसी क्लिक पर ट्रिगर कराना है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो HTML कंटेंट है। अब मैंने ये वाला सेम काम किससे लिया, यहाँ पर हमने एक बनाया फंक्शन, फॉर एग्जांपल फंक्शन नेम इज डेमो, और हमने इसको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमने लिखा ऑन लोड डेमो फंक्शन, मेरा जो होगा वो कॉल हो जाएगा। पहले हम लोग ऑटोमेटिक वाला एग्जांपल देखते हैं। हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ आते हैं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, आउटपुट तो आ गया, लेकिन जो मेरा HTML पेज था वो गायब हो गया। आप देखोगे कंट्रोल यू करके कोड वही है, लेकिन मेरा इसके साथ तो कुछ और भी लिखा था ना, वो नहीं आ रहा ना, ये सब जो हमने डिफाइन किया था। तो इसलिए ये टेस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में कोई JS से डेटा पहुंच जाए, तो document.write इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। फॉर टेस्टिंग पर्पजेस इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ document.write। आपने इनर एस्टिमल वाला काम इससे नहीं ले सकते आप, वो बेस्ट प्रैक्टिस वही रहेगी आपकी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो चेकिंग वगैरह का काम लूज से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो अलर्ट वगैरह और कंट्रोल लॉग भी हम वैसे यूज नहीं करेंगे ज़्यादा, वो अभी एलिमेंट डालेंगे। हाँ, मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि ये विंडो डॉट अलर्ट अगर मैं लगाता हूँ तो इससे क्या होता है, ठीक है। इसका भी आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे नीचे पी टैग एंड पी टैग क्लोज यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर एन HTML document is loaded will delete all existing HTML। यही तो हुआ हमारे साथ अभी कि अगर आपने इसको किसी HTML के साथ डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, तो क्या हुआ, उसने मेरा पूरा का पूरा जो मैटर था वो हटा दिया। तो जो मैंने अभी आपको ऑन लोड पे करके दिखाया ना, तो अगर आप क्लिक पे भी करोगे तो भी वही सेम होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक फाइल अपने यहाँ पर क्रिएट किया था, यहाँ चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसकी हम लोग एक कॉपी बना लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं example1 और इसको कर देते हैं example2, राइट। वो राइट के बाद जीरो फर्स्ट वाला। ठीक है, तो एक हमारा 1 हो गया, एक हमारा 2 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग 1 वाले को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग में ये चला रहे हैं तो HTML के साथ ये आपका काम कर जाता है। ये हमने 1 कर देना है। फिर लोग बात करेंगे 2 वाले की। तो 2 वाले एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। तो जैसे कि बटन टैग टाइप इज बटन ऑन क्लिक, हमारा जो फंक्शन है डेमो वो कॉल होगा, और इसके ऊपर हम लोग जाके इसको बटन को क्लोज करेंगे। बटन पे क्या मैसेज लिखना चाहते हो, हमने लिखा कैलकुलेट। ऑटोमेटिक वाला लोडिंग मैं बंद कर रहा हूँ, इसके अंदर से मैं एक बटन के ऊपर इसको ट्राई करूँगा। अब इसको अपने फाइल को कनेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो यहाँ आएंगे और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी फाइल का नेम, एग्जाम्पल, example1.html, example2.html, फाइल को हम लोग सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा हमारा HTML और ये दोनों डेटा आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे हमारा दोनों चीज़ आ रही है, बट जैसे मैं कैलकुलेट को ट्रिगर कर रहा हूँ
मेरा आउटपुट तो आ गया, लेकिन जो डेटा था वो चला गया। तो ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो आपके HTML को रिमूव कर देता है और सीधा आपको अपना आउटकम दे देगा। लेकिन जब आपकी वेबसाइट किसी को देते हो, क्लाइंट जो एंड यूज़र होता है, तो अगर मान लो वो टोटल कर रहा है तो उसको टोटल भी दिखेगा, प्लस जिस डिज़ाइन के अंदर वो उसको चला रहा है वो भी उसको वही दिख रहा होगा। ये नहीं कि जिसमें टोटल लिया और मेरा डिज़ाइन गायब हो गया यहाँ से। समझ में आ गया? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, इससे आपने कोई फाइनल आउटकम नहीं लेना है। ठीक है, या हम इसको वेबसाइट पे लगा दें प्रैक्टिस को, नहीं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लोग लिखेंगे पैराग्राफ क्लोज, और मार्क टैग हमने यूज़ किया था। और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड only be used for testing। क्लियर रहेगा? तो जो ये आपके इस तरह से हाईलाइट करके हमने डाले अलग कलर में, ये आपके हाईलाइट्स, इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसका क्या मतलब है, चेंजिंग द इनर HTML प्रॉपर्टी ऑफ एन HTML एलिमेंट इज अ कॉमन वे टू डिस्प्ले डेटा इन HTML, बट दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए विंडो डॉट अलर्ट का एग्जांपल। तो इन सेक्शंस को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं HR की हेल्प से, जैसे हमारा यूजिंग इनर HTML हो गया था। उसके बाद में हमारा फिर है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, तो आउटपुट जब आप देखोगे तो ऐसे क्लियर आपको सेक्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो देखो अलर्ट, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर एक रन करके दिखाता हूँ छोटा सा डेमो, आप समझो कि अलर्ट भी कितना खतरनाक होता है। हमने यहाँ पर जाके एक स्क्रिप्ट टैग में एक मैसेज अपना रन किया लाइक अलर्ट, और हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया एरर फॉर एग्जांपल। अलर्ट यानी कि यूज़र को अगर आपने कोई वार्निंग देना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आप यहाँ देखें इस फाइल में, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरा अलर्ट तो आ गया, लेकिन पूरा पेज का जो डेटा है उसने वो होल्ड कर लिया अपने पास। जब तक ओके नहीं करोगे तब तक मैं आगे का कंटेंट नहीं दूंगा आपको। जैसे मैं ओके करूँगा सारा डेटा आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतलब कि कोई अपनी वेबसाइट पे या किसी पे ऐसा क्यों डालता है? नहीं डालते ना, मैंने तभी तो बोला इसको यूज़ नहीं करना। ये भी टेस्टिंग के लिए कि मान लो आपने अपने कोड में ढूंढना कि मुझसे कहाँ गलती हुई, तो हम लोग एरर जो अलर्ट है ना उससे हम लोग ट्राई और कैच करते हैं कहाँ पर किस लाइन में मिस्टेक होगा, आपको पता चल जाएगा। वो आगे आप एग्जांपल देखोगे। नहीं, एरर के लिए नहीं, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिखा है एरर। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक अलर्ट डाल रहे हैं ना, तो अलर्ट मतलब वार्निंग, तो वो वार्निंग कुछ भी हो सकती है, जैसे राइट क्लिक इज डिसेबल्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, या फिर जैसे यूज़र ने राइट क्लिक करके कुछ कॉपी करने का कोशिश किया तो वहाँ पर डाल दिया कि यू कैन नॉट कॉपी दिस पेज कंटेंट। तो कुछ भी मैसेज, जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन अगर हम लोग बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड या लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, तो मैं कुछ भी पॉपुलेट करा सकता हूँ इसके अंदर। बट अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका बॉडी में लिख के देता है, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बट विंडो डॉट अलर्ट जो होता है वो बेसिकली आपका डोम के ऊपर आपको एरर देगा। तो विंडो का मतलब ये होगा, विंडोज सबसे पहले पेज में डोम लोड होने से पहले आपका अलर्ट ट्रिगर होगा। अलर्ट को जब यूजर ओके कर देगा देन रेस्ट कंटेंट लोड होगा। मतलब जैसे किसी यूजर ने रॉन्ग नंबर डाला, हाँ, ठीक है, तो उसको एरर का पॉपअप आएगा एंड जब तक वो ठीक नहीं करेगा आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। देन उसके लिए यूज होता है। हाँ, मतलब कहीं पर भी आप डालना, लेकिन मैं आपको अगेन बोलूँगा कि ये हम लोग सीखेंगे ज़रूर आगे, बट हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि एक वार्निंग जब यूज़र को आए तो पूरा पेज ब्लैंक हो जाए वहाँ पर। तो दिस इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, और UI UX में अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती ये चीज़। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए रखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो विंडो डॉट अलर्ट, तो आप अलर्ट को डायरेक्ट भी चला सकते हैं और ये विंडो के साथ भी सेम ही आउटकम देगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको इसके अंदर। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे किस तरह से काम करते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज. You can use an alert box to display data. अब क्या करने वाला है ये? तो बनाएंगे एक एग्जाम्पल और यहाँ जाके उसको डिफाइन कर लें. लिखेंगे यहाँ पर अलर्ट एग्जाम्पल. यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले अलर्ट. कंट्रोल एस. लेकिन यहाँ नोटपैड लॉन्च करिए. ठीक है, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ लाइक विंडो डॉट अलर्ट. मैं चाहता हूँ मेरा 5 और 6 का टोटल हो जाए. ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि भी जरूरी नहीं कि एरर ही लिखना है, कुछ भी करा सकते हो क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं. यहाँ पे लिख देंगे विंडो डॉट अलर्ट. तो वो आपको पेज के टाइटल पे दिखाई देगा या आपको पेज के टॉप में आपको दिखाई देगा. तो आई गलती कर दी हमने. सही कर दिया. चलो कोई नहीं, इसको सेव एज कर लेते हैं. अलर्ट एग्जाम्पल एक्सटेंशन डॉट. विंडो 11 में यही फायदा है, वहाँ पर अंडू हो जाते हैं मल्टीपल टाइम. विंडो 10 में नहीं होता. डाल देंगे. चेक कर लेते हैं. नहीं, मैंने फाइल भी बंद कर दी. कोई नहीं. बटन टाइप, बटन टाइप में आ जाकर डिफाइन करेंगे बटन ऑन क्लिक. डेमो फंक्शन बनाया था हम लोगों ने. कैलकुलेट बटन. यहाँ जाएंगे, लिखेंगे फंक्शन नेम इज डेमो क्लोज. यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+6. वो यहाँ नहीं लिखेंगे, वो तो अलग फाइल बनी हुई है ना अपनी ऑलरेडी. तो फाइल चला के देखो, सही बन गया. तो यहाँ पर लोग देखेंगे डिस्प्ले अलर्ट का एग्जांपल. एक नया पेज अपना ओपन होगा और यहाँ पर ये हमारा ट्रिगर हो गया. ठीक है, तो नेम जरा चेक करो कि हमने फाइल का नेम क्या रखा है. हमने फाइल का नेम रखा था अलर्ट डैश एग्जाम्पल. तो डैश निकाल दो, हमने डैश नहीं लगाया फाइल के नेम में. अब चल जाएगा. नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है. चल रहा है. अब जब मैं ओके करूँगा तब मेरा यूजिंग विंडो अलर्ट लिखा रहा है, देख रहे हो. तो ये डोम को ब्लॉक कर देता है जब तक आप ओके नहीं करोगे. डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर विंडो डॉट अलर्ट. तो विंडो डॉट अलर्ट हम लोग बोलते ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है उसको. ठीक है, हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं. विंडो डॉट अलर्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट भी होता है, दोनों ही चीज़ होती है. तो अपनी मेन फाइल में आएंगे, लिखिए यहाँ पर पेंट, सॉरी पी टैग. पेंट की स्मेल आ रही है दिमाग में. हाँ सीरियसली. यू कैन एस्केप कोड. कोड क्लोज. क्या लिखेंगे यहाँ पर विंडो कीवर्ड. हम लोगों ने जो विंडो कीवर्ड लगाया था विंडो डॉट अलर्ट,
तो विंडो को लिखना ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हो, तब भी आपका काम करता है। तो ये है अपना फाइल, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखो अभी भी ये काम कर रहा है। तो यहाँ से विंडो ज़रा हटा के देखो क्या इसके बाद काम करता है कि नहीं, डेफिनेटली करेगा। यहाँ से हटा दो, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखिए चल रहा है ना। सब लोग हटा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। विदाउट विंडो कीवर्ड, रिफ्रेश, ये विंडो कीवर्ड के साथ देख रहे हैं आप, कंट्रोल यू करके चेक करिए। और ये हम लोग देख रहे हैं विदाउट विंडो कीवर्ड। हटाए नहीं मैंने इसमें, हटाओ। अब सही है, फिर से रिफ्रेश करो, ठीक है। इसको लिखेंगे p tag close in JavaScript, the window object is the global scope object. This means that variable properties by default belong to the window object. This also means that specifying the window keyword is optional. तो हमें बता रहे कि अलर्ट किसका पार्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बट विंडो ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल, तो यानी कि आपको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ये समझने की ज़रूरत है। तो वैसे तो हमें रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट पता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट मिलके बनता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज से। जैसे हम ह्यूमंस भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, भाई हमारे पास 2 आंखें हैं, है ना, 2 कान हैं। तो उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट जो होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है। लेट्स से कार इज ऑब्जेक्ट। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, भाई उसका बॉडी टाइप क्या है, वो हैचबैक है, सेडान है, किस तरह की है, एक्सयूवी है, या उसका टॉप स्पीड क्या है गाड़ी का, मैन्युफैक्चरर कौन है, मॉडल क्या है, किस ईयर का मेक है, टॉप स्पीड क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगी हमारी प्रॉपर्टीज़। सो ऑब्जेक्ट समझ में आया क्या होता है। तो जो विंडो है दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो विंडो से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई अलर्ट पॉपुलेट करना हो, अलर्ट भी 3 तरह के होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ अलर्ट सीखा है, कन्फर्म होता है, प्रॉम्प्ट होता है। इसी तरह से विंडो से हम लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जो आप देखते हो, जैसे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वहाँ पर लिखा था प्रिंट रिसिप्ट, आप प्रिंट का बटन दबाते, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अपने आप खुल जाता है, आपको कंट्रोल पी दबाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी विंडो का ही पार्ट है, ठीक है। आप वहाँ पर देखते हो क्लोज, पेमेंट के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है प्रिंट या क्लोज, आप क्लोज करते हो पर्टिकुलर टाइप बंद हो जाता है, तो वो भी विंडो का पार्ट है। तो समझ आया ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर आपसे जेएस में ये डिस्कस हो रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्या है, सो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी। जैसे आगे चल के आप सीखोगे अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाना। खुद का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, लाइक मैंने एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना लिया, पर्सन का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल, उसकी एज, उसकी आई कलर, हेयर कलर क्या है, वो सारी चीज़ें उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। और जहाँ पर मुझे जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, मैं उस प्रॉपर्टीज़ को कोड से फैच कर सकता हूँ इजीली।
डिस्प्ले अलर्ट विदाउट ऑब्जेक्ट। हम लोग देखेंगे यूजिंग कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग। तो जो हमारे डीबगर्स होते हैं, डीबगर्स जो कोड को डीबग करते हैं, वे कहाँ प्रॉब्लम है कोड के अंदर उसको फाइंड आउट करने का जो काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग बेसिकली कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। जैसे कंपनी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो टीम के अंदर 10 लोग हैं जो वेब डेवलपर्स हैं, तो उनमें से किसी का ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छा होगा, भाई तेरे कोड में कहाँ प्रॉब्लम मैं पता लगा सकता हूँ। तो टीम के अंदर 10 में से 2 लोग जो होते हैं डीबगर होते हैं, उनका काम है कि पूरा कोड जब बन गया तो आप चेक करो कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, भाई सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैंने किसी आइटम को 3 बार ऐड किया और वो ऐड हो गया, जबकि मेरे तो कंडीशन लगाई वो 2 बार ही ऐड होना चाहिए कार्ड के अंदर, ठीक है, दैट इज़ अ टेस्टिंग। तो जैसे गेम जब बनता है तो गेम की भी टेस्टिंग होती है, तो टेस्टर्स की भी जॉब निकलती है कि जो गेम को खूब खेले, अलग अलग तरीके से खेले। तो जैसे आप देखते हो GTA वगैरह हम लोग गेम खेलते हैं, उसके अंदर बड़े सारे बग्स हैं, ठीक है। आप जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में गेम के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाहे कितने लोग आपको मारने आ जाए, लेकिन आप एक जगह पर छुप गए जाके, तो वहाँ पर कोई ढूंढ नहीं सकता आपको, वो इधर उधर भागते रहेंगे तुम्हारे। तो दैट इज़ अ बग कि गेम के अंदर कहीं कुछ कमी है जो कि सही से चेक नहीं की। तो जब कोई गेम डिज़ाइन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। हो सकता है कोई एक सिनेरियो आप छोड़ गए चेकिंग का, और वही उसके अंदर बग्स रह गए, उसको फिक्स नहीं किया हमने। तो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक इस तरह का बग आया था जहाँ पर आप सामने ही खड़े हो लेकिन किसी को दिखोगे नहीं, तुम इनविजिबल हो। या उसमें एक बग ऐसा था कि आप एक वुडन की वॉल पे खड़े हो जाते, कोई कितनी गोली मारे तुम मॉर्टल हो गए वहाँ पर, मारते रहो मुझ पर फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बग्स होते हैं, तो इस चीज़ों को जो फिक्स करने वाले लोग होते हैं उनको बोला जाता है डीबगर्स, ठीक है। तो फॉर डीबगिंग, ठीक है, पर्पसेस यू कैन call the console.log method in the browser to display data। हाँ, तो डीबगिंग कैसे होती है वो हम लोग वैसे लेटर ऑन सीखेंगे, फिलहाल मैं आपको इसके ऊपर लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। console.html, ट्राई करेंगे इस फाइल को। ये नाम रखा था हमने, ठीक है। तो कंसोल वाली फाइल को हम लोग नोटपैड में करेंगे ओपन, और यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ इस तरह से कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग जो है यहाँ पर, ठीक है, 5+6 का जो आउटकम होगा वो मुझे रिटर्न करेगा कंसोल में, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड पर इसका कोई आउटकम आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, फाइल को रिफ्रेश करेंगे, कंसोल एग्जाम्पल हमने ओपन किया तो कोई रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा ना। बट अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ और कंसोल में आता हूँ तो मुझे 11 रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब कंसोल का फ़ायदा क्या होता है, ये तो मैंने चलो आपको एक टोटल करके दिखा दिया, बट एक एंड यूज़र को कैसे पता होगा तुमने कहाँ लिखा है, वो तो सामने ढूंढेगा ना। तो इसलिए इसकी शक्ति को गलत इस्तेमाल नहीं करना है, इसका काम करना है हमने बेसिकली एरर को फाइंड करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है,
और मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट्स 5+6 कंट्रोल एस, और यहाँ जाकर हमने किया F5, मेरा आउटपुट नहीं आया, है ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेसिकली हमने राइट नहीं लिखा, हमने राइट्स लिखा है। F12 दबाओगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, टाइप एरर डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नॉट अ फंक्शन। क्या बोल रहा है, कंसोल डॉट एचटीएमएल लाइन नंबर 10 में आपका एरर है। तो डीबगिंग समझ में आया? दिस इज अ डीबगिंग। अब ऐसे तुम ब्लैंक कैनवस पे ढूंढते रहो कहाँ गलती है, कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। ठीक है, तो कोड में एरर यहाँ पर है। ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ये जो लाइन है ये गलत है, तो तुम्हें अपने कोड को चेक करने की जरूरत है कि भाई कुछ गलती तो नहीं कर रखी। जैसे मैं ये एस, तो यही तो डीबगिंग है। अरे मैंने तुम देखो, कंसोल डॉट लॉग हम लोग एक होता है कि लिख सकते हैं खुद से, बट कंसोल अपने आप चलता रहता है पीछे। अगर आपके कोड में कहीं पर भी किसी भी लाइन में कोई एरर होगा वो आपको वहाँ दिखा देगा। ठीक है, अब जिसका काम टेस्टिंग का नहीं है, डीबगिंग का नहीं, वो कभी भी कंसोल खोलता ही नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, तुम इतने टाइम से इंटरनेट चला रहे हो, कभी गए हो यहाँ पर कंसोल में? खोल के नहीं देखा होगा, इंस्पेक्ट जरूर किया होगा, लेकिन कंसोल में कोई एंटर नहीं होगा। अब से आप एंटर होने स्टार्ट हो गए कि भाई गलत हुआ तो कहाँ हुआ है, वो एरर का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। हाँ, लगा हमें नहीं लगाना होता। मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग पे हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट हमें नहीं लिखना। कंसोल में अपना आप एरर बनेगा अगर आपने गलती की होगी कोड के अंदर। जैसे HTML से आपने कुछ गलती की तो उसका एरर पीछे नहीं बनता, उसका एरर वहीं पर आपको ढूंढना पड़ेगा खुद से, उसको चेक करने कोई तरीका नहीं है। तो उसका तरीका उन्हें बताया था W3C वैलिडेटर, कि वहां लेके जाओ कोड को, वहां पर जाके डाल दो, आपको पता चल जाएगा किस लाइन में आपने क्या गलती की है। इसी तरह से JS के या प्रोग्रामिंग के जो एरर होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट पर लिखी गई हैं खासकर, उनका एरर आपको कंसोल पर दिखता है। अब जैसे आप बात करोगे PHP का एरर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। PHP का एरर आपको फ्रंट एंड पर ही मिल जाता है लिखा कि किस लाइन में कहाँ पर आपने गलती की है, लेकिन JS में आपको कंसोल में ढूंढना पड़ता है। तो आपको बता रहा है कि लाइन नंबर 10 में 10th कैरेक्टर पर आपकी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो उसको ढूंढो और फिक्स करो। तो जैसे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसे हम लोग 10 पर आए तो राइट वाले में दिक्कत है, तो इसको फिक्स करो। तो हमने क्या लिखा था, राइट। और जैसे हम लोग ये करेंगे, देखो ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई। ठीक है, हाँ हाँ, हमें लगाना ही नहीं है, मैं वही तो समझा रहा हूँ, हम क्यों लगाएं। अरे क्यों लगाना है, कंसोल तो खुद बनेगा ना कि आपने कहाँ गलती की है। आप कोड में एरर ढूंढना चाह रहे हैं, तो एरर अगर होगा तो अपना कंसोल बना देगा। भाई यही तो हुआ, मैंने जब राइट्स लिखा तो उसने अपना भी तो किया, मैंने थोड़ी ना कुछ किया उसमें। मैंने इसको कमेंट कर रखा है, मैंने कमेंट कर रखा है, इससे नहीं बना वो। मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा देखो, अभी जाके देखो। ठीक है, हाँ तो आप कह रहे हो ये जावास्क्रिप्ट में जो गलत होती है वो कंसोल में आके अपने आप दिखा देगा, हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि कंसोल लगाना पड़ेगा वो तभी नहीं, मैंने बोला कंसोल पे हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोड अपना आप एरर बना लेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कंसोल डॉट लॉग, तो भाई मैं यहाँ पर ये 5+6 क्यों करूँगा, ये तो मुझे फ्रंट एंड पे देखना है ना। मैं तो बैक एंड में एरर ढूंढने जाऊंगा ना कि एरर कहाँ है, मेरा कोड क्यों नहीं चला। तो उसके लिए आपको मैंने यहाँ पर राइट्स का एक डेमो करके दिखाया था, डीबगिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये जस्ट टेस्टिंग पर्पजेज से है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ हमारा पर्पज है कि हम लिख कहाँ कहाँ सकते हैं। ये जो हमारी फाइल है, जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज, तो ये था लास्ट हमारा कंसोल डॉट लॉग। लॉग पे लिखा भी जा सकता है, लॉग अपना आप बनता है जब कोई एरर जनरेट होता है कोड में, उस केस में। ठीक है जी, तो ये अपना आउटकम यहाँ पर है। एक और होता है कंसोल डॉट वॉन, वो भी दिखा देता हूँ।
बट ये मेरा अपना खुद का है, बट आप इसको वैसे ट्राई नहीं करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं F5 करेंगे, F12 दबाएंगे, तो आपको वार्निंग दिखाई दे रही है, वार्निंग पर रिजल्ट आ रहा है 11। तो अगर आपके कंसोल में छोटा मोटा एरर होगा तो वो नॉर्मल आएगा लिखा हुआ रेड कलर से। अगर कोई वार्निंग बन रही होगी तो वो आप इस तरह से डालते हो, ठीक है। तो वार्निंग भी अपना आप बनती है, आपको वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं वार्न पर भी लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो, बट ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। फिर आपको खुद का कैसे मिलेगा? ये एक्चुअली जेएस में कहीं लिखा नहीं गया कि उसके स्ट्रक्चर में कि वार्न पर लिखना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपेरिमेंट है, मैंने लिख के देखा तो चल गया। हाँ, तो मैं वार्निंग पर भी लिख सकता हूँ, बट कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन जो जेएस की लिखी गई है उसमें इसका जिक्र नहीं है, इसलिए मेरा अपना खुद का है एक्सपीरियंस कि यहाँ पर भी लिखना पॉसिबल है। तो जब आप कभी जेएस का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे उठा के, कोई इसकी बुक्स वगैरह आती हैं, तो ये 4 जगह ही डिस्कस की जाती है, वार्निंग को कभी डिस्कस नहीं करते हम लोग। तो मैंने आपको बताया वार्निंग पर भी लिखना पॉसिबल है। और वही चीज़ है कि करते करते चीज़ें पता चलती हैं, तो मुझे पता चला ऐसा कुछ है प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर हम लिख सकते हैं। सर आप इंग्लिश सीख के नए वर्ड सीडी। तो क्यों बोला जाता है कि जावास्क्रिप्ट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग फ्री में ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कुछ आता है तो आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसे ही एक लैंग्वेज जो होती है वो एडवांस होती जाती है, ठीक है। अब जैसे जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। गूगल ने इसको रिफाइन किया और उसने उसको बना दिया jQuery, ठीक है। उसने इस तरीके से उसको यूज़ किया। फ्लिपकार्ट फेसबुक ने उसको बना दिया रिएक्ट, गूगल ने फिर उसको उठाया, उसने बना दिया उसका एंगुलर। तो ऐसे बनती है स्क्रिप्टिंग। तो कोई ना कोई कंपनी का तो एक ऐसा बंदा होता है जिसको बहुत धुरंधर होगा, उसने कभी नहीं ये सही नहीं है, इसका कुछ नया लिखते हैं, और फिर उसने उसका एक नया नाम दिया और लॉन्च कर दिया, ठीक है। सर अब एक कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, जी से नाम है जिनका याद नहीं आ जी रहा। फोर्स। हाँ जी फोर्स, उन्होंने कोडिंग निकाली है, वो कह रहे हैं कि कोडिंग डेवलप होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में ही कोडिंग हो जाएगी। हाँ, तो वो लॉन्च कर दी उन्होंने। जी फोर्स कंपनी ने बनाया है, लेकिन देखो वो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये है कि एक डेवलपर कभी भी ग्राफिक कार्ड का यूज़ नहीं करता। पहला चीज़ उन्होंने बना दिया भाई मेरे को कोडिंग में ग्राफिक्स कार्ड की नीड क्या है, मैं क्यों इतना इन्वेस्ट करूँ लाखों रुपए उसके ऊपर, उतने में उससे भी तो मेरा लैपटॉप आ जाता है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं खुद डेवलपर हूँ तो मैं मेरे लैपटॉप का 9 घंटे का बैकअप है, ठीक है। 2017 में खरीदा, 1.5 लाख रुपए का लिया, अब मैं उसमें ग्राफिक कार्ड भी लगवाऊँ या मैं लगवा के खरीदूँ उसके अंदर, कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखो कोड क्या होता है, कई बार कोई प्रोग्राम एआई अगर आपको लिख के दे रहा है बहुत लेंदी होगा, मेरे अगर लॉजिक क्लियर है तो मैं उसको बहुत छोटे तरीके में निपटा सकता हूँ कोड को, क्योंकि ये जो सिस्टम चल, देखो कोई भी एआई जो लिख रहा है वो नेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कैप्चर करके डेटा दे रहा है। अभी भी तक कोई भी एक ऐसा एआई नहीं है जो बेसिकली कोड के अंदर जनरेटिव हो। खुद बना देता है। डिजाइनिंग के अंदर जनरेटिव आ गए, कोड के अंदर जनरेटिव नहीं है, वो अवेलेबल रेफरेंसेस के बेसिस पर ही आपको कोड निकाल के दे दे रहे हैं। बस एआई का काम क्या हो रहा है कि आपने लिखा है कि भाई मेरे को कैलकुलेटर बनाना है, तो उसने अपनी नेट के ऊपर से इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया और उसने एक कैलकुलेटर का कोड उठा के जो सबसे सही से होगा ला के तुम्हें दे दिया उसके अंदर। अब हो सकता है भी मेरे को कोडिंग आती है, मैं अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ मैं 20 तरह का कैलकुलेटर कोड लिख दूंगा, ठीक है। अब एआई देगा आपको एक एग्जांपल निकाल के, मैं उस कोड में चेंज कर दूँ इसको चलो ऐसा करके दिखाओ, अगर तुम मेरे सामने लेके आओगे तो क्या आउटकम आएगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एआई आपको एक देगा, वहाँ पर 10 चीज़ें मिल जाएंगी हमें। हाँ, यूजर जैसे एआई का कोड लेके कंप्रेस कर दे और वो थोड़ा शॉर्ट वॉट हो जाए। कंप्रेस कैसे, मतलब आप देखो कंप्रेस का मतलब ये है, हम कंप्रेस का वाइट स्पेस हटाते हैं। कंप्रेस का मतलब ये नहीं कि आप लाइनें डिलीट मार दोगे कोड की, तो चलेगा कैसे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो 10 लाइन का कोड है उसको 2 लाइन में कैसे खत्म किया जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा कंपनीज के अंदर काम ही यही रहा कि जो लेंदी कोड है उसको छोटा कैसे किया जाए। तो जहाँ पर लोग बाग 20-20 लाइनों कोड लिख रहे हैं, हम 7-8 लाइन में खत्म कर देते हैं उस चीज़ को। भाई इतना हटाओ, ये सब क्यों लिख रहे हो। जैसे एक फॉर्म वैलिडेशन है, जब आप कभी सीखोगे तो इतने सारे इफ एल्स होते हैं, क्यों लगाना, नहीं है ज़रूरत। एक ही कंडीशन में एक ऐसा एक फंक्शन बना लो कि जिसको मैं 10 बार यूज़ कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इसका छोटा सा आपको डेमो देता हूँ। अब ये जिक्र हो ही गया तो 1 मिनट हमारे पास है, बट समझने की कोशिश करते हैं। रीयूजेबल कोड मैंने यहाँ पर एक लिखा और एक्सटेंशन .html।
अब रीयूजेबल कोड से मेरा मतलब ये है कि मुझे बार बार कोडिंग ना लिखना पड़े। गेटिंग माई पॉइंट। एक कोड ऐसा लिख दूं कि जितनी बार भी मुझे कुछ करना हो वो मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर 5+6 लिख रखा है, तो ये 5+6 ही रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर जाके एक अपना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में मैंने फंक्शन का नेम दिया माई फंक्शन, कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा a, b। अब ये क्या होता है बाद में समझेंगे, फिलहाल आप रीयूजेबल का एग्जांपल समझो। ठीक है, हम यहाँ पर जाकर लिख रहे हैं रिटर्न। रिटर्न में a और b का जो है एडिशन हो जाए। नीचे आते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई फंक्शन। मैं लिखा 5+6 डॉट br फॉर ब्रेक लाइन। रन करेंगे अपनी इस फाइल को, रीयूजेबल कोड। अगर सब सही रहेगा तो मेरा आउटकम इसमें आना चाहिए। ठीक है, और नहीं आएगा तो उसका एरर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में माई फंक्शन 5+6। हमने यहाँ पर PHP वाला लॉजिक लगा दिया, हम लोग को JS वाला लॉजिक लगाना है। सो इसने हमें क्या रिटर्न किया, यहाँ पर एक रिजल्ट इज NaN, नॉट अ नंबर। तो क्या करें, इसको हटा के फिर से चेक करके देखेंगे क्या हमारा रिजल्ट हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कंसोल भी बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कंसोल में भी कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है इसके अंदर। बस कॉमा डालना है। आउटकम क्या रहा है 11। अब हम इस लाइन को यहाँ से करेंगे कॉपी। मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक जैसे कि 20, मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया लाइक 30। जितनी बार मेरा कोड चलेगा हर बार मेरे को नए नंबर के साथ रिजल्ट देगा। ठीक है, अब मान लो आपने एक फंक्शन बनाया था कैलकुलेट करने का, तो आप यहीं पर जो दो वैल्यू थी उनको प्लस कर लेते, फिर आपको कोई नया वैल्यू प्लस करना है, आप फिर से एक नया फंक्शन बनाओगे तो कोड बड़ा होगा। लेकिन मेरा ये 3 लाइन का कोड इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हर बार आप एक नया डेटा इसके अंदर रन कराते रहोगे, तो रीयूजेबल हो गया। तो ऐसे कोड लिखे जाते हैं जब हम लोग कोई ढंग के प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए बार बार फंक्शंस बनेंगे। पूरे प्रोग्राम में जितनी बार भी कैलकुलेट करना है, एक फंक्शन हमने बना लिया कैलकुलेट के नाम से। आपने पूरे प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन करना है, एक सब्ट्रैक्ट के नाम से फंक्शन बना के डाल दो। तो इससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये बेनिफिट रहता है। 23 24 का चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना रखेंगे।